तो मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी और आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स ओनली एंड ओनली हिंट रेडियो 90.4 पर। और सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपके लिए ये नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इस हिंट रेडियो 90.4 पे हेल्थ टॉक्स पे हम करते हैं हेल्थ की बहुत सारी बातें। और ये जो शो है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हिंट रेडियो 90.4 द्वारा आपके समक्ष लाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर पर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनवरी में हर मास जनवरी का जो हर ईयर एज अ सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर ललिता। डॉक्टर ललिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललिता सिंघल, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी इन श्री जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर इंस्टीट्यूट, दुहई, गाजियाबाद। आज मैं आपसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूंगी। जी डॉक्टर ललिता, पहले तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। तो कृपया थोड़ी सी जानकारी दें कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। ये सभी महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर को बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं। ये जो सर्वाइकल कैंसर है, जो गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है और गर्भाशय ग्रीवा, वहाँ की जो एपिथेलियल लेयर होती है, नॉर्मल सेल्स, उनमें असामान्य परिवर्तन और असामान्य बदलाव से सर्वाइकल कैंसर बनता है। जी। और कितना बर्डन है इस प्रॉब्लम का, इस कैंसर का, कितने लोग ग्रसित होते हैं इससे? देखिए, भारत में ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो हमारे देश में लगभग 1,20,000 से ज़्यादा महिलाएं हर साल सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती है और लगभग 60 से 70 हज़ार महिलाओं अपनी जान सर्वाइकल कैंसर से गंवाती है। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो अबाउट 1/4 सर्वाइकल कैंसर केसेस जो हैं हमारे देश में होते हैं। तो ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और तो यह इसके बारे में सभी महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं और ये बहुत ही जैसे आपने बताया कि इट इज़ अ वेरी कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो हमारी बहनों को इसके बारे में और जानकारी देते हुए आप ये बताइए कि अमूमन तौर पर किस एज ग्रुप में ये कॉमनली पाया जाता है? देखिए, ये अधिकांशतः 30 से 60 साल की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हो किसी भी उम्र में सकता है, बट मैक्सिमम जो है 30 से 60 साल की उम्र की महिलाओं में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर ललिता। आप सुनते रहिएगा हिंट रेडियो 90.4 और हम बात कर रहे हैं आज सर्वाइकल कैंसर पर। नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं ओनली एंड ओनली आपके शो पर हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पर। हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर ललिता सिंघल। मैडम, आप बहुत बहुत फिर से स्वागत है। अब आप ये बताएं हमारे श्रोताओं को कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चले, किस मतलब जो रेड फ्लैग साइंस टाइप के अगर हम बात करें तो हमें कैसे पता चले कि ये अब ये चीज़ हो गई है तो अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो, तो उस पर जानकारी दें। ये बहुत ज़रूरी है जानना। देखिए, इस पे ये है कि यौन मार्ग के योनि के द्वारा असामान्य और अनियमित रूप से रक्तस्राव होना, जैसे कि इर्रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो माहवारी के समय के अलावा महीने के बीच में भी असामान्य रूप से रक्तस्राव होना या इर्रेगुलर स्पॉटिंग होना। और अदर मुख्य लक्षण में है कि यौन संपर्क के दौरान अनियमित रूप से रक्तस्राव होना या स्पॉटिंग होना, जिसे पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग कहते हैं। इसके अलावा है कि एक पार्टनर से ज़्यादा अधिक लोगों के साथ यौन संपर्क रखना, या फिर ऐसा देखा गया है कि हमारा ज़्यादातर ये जो सर्वाइकल कैंसर है निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं में ज़्यादा होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो पुअर पर्सनल हाइजीन, पुअर न्यूट्रिशन, अच्छा खान पान नहीं होना और लो इम्यूनिटी, ठीक है। और
कुछ महिलाओं में जैसे जो लंबे समय तक धूम्रपान करती है, उन महिलाओं में भी सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। जी जी। तो आपने थोड़े बहुत रिस्क फैक्टर्स तो बताए दिए हैं कि किन महिलाओं को, जैसे आपने बताया कि जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तो दे आर एट हाई रिस्क, और कौन कौन से हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमें सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है डॉक्टर साहब? जैसे कि कम उम्र में शादी होना, अर्ली मैरिज, कम उम्र में बच्चे का होना। ऐसा देखा गया है जो 20 साल से कम उम्र की महिलाएं होती हैं जिनमें बहुत जल्दी बच्चे होना शुरू हो जाते हैं, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कुछ जो लॉन्ग टर्म तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करते हैं मोर देन 5 ईयर, उनमें भी कुछ हद तक सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर ललिता। आप सुनते रहिएगा हिंट रेडियो 90.4 और हम बात कर रहे हैं आज सर्वाइकल कैंसर पर। नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं ओनली एंड ओनली आपके शो पर हेल्थ टॉक्स, और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पर। हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर ललिता सिंघल। मैडम, आप बहुत बहुत फिर से स्वागत है। क्या ये जो आप सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की बात आज हम कर रहे हैं श्रोताओं के समक्ष, क्या ये प्रिवेंटेबल है? क्या इसे रोकथाम करी जा सकती है? सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल है। देखिए, हमारे शरीर में कई तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसको बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत ही आरंभिक अवस्था में जांच के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो ये, और इसके लिए अभी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। जी जी। तो श्रोताओं, हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर ललिता सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में। अभी तक हमने जाना कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, टीनेज प्रेगनेंसी जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ही छोटी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, ये भी बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हमें आई थिंक रूट से निकालनी होगी, और जानकारी लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स और आज हम सर्वाइकल कैंसर के विषय में बात कर रहे हैं, और हमारी जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर ललिता सिंघल, हमारे को बहुत सारी जानकारी दे चुकी हैं और आगे देती रहेगी। डॉक्टर ललिता, आप ये बताइए कि जो आपने बताया कि यस, जो कैंसर है नाम सुन के ही बहुत डर लग जाता है, तो आपने बताया कि ये स्क्रीन भी हम कर सकते हैं और बहुत साल पहले इसका पता लगा सकते हैं कि ये जो पर्सन है इसको हो सकता है। तो क्या क्या स्क्रीनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं, ये श्रोताओं को उसके ऊपर रोशनी डालें। ये स्क्रीनिंग में मुख्य रूप से हम करते हैं पैप टेस्ट और HPV टेस्ट। पैप टेस्ट जो होता है वो बहुत ही सामान्य टेस्ट है। इसमें किसी तरह का कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी तरह का कोई दर्द होता है, ना ही कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है। सिंपल पेशेंट को स्पेकुलम के थ्रू इसमें ब्रश से सर्वाइकल एरिया से स्क्रैपिंग्स और पानी का टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो लेते हैं, और माइक्रोस्कोप के थ्रू इसे देखते हैं। किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मल सेल्स उसमें डिटेक्ट होता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। दूसरा टेस्ट होता है HPV टेस्ट। देखिए, काफ़ी तरह के HPV स्ट्रेन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी स्ट्रेन से सर्वाइकल कैंसर होता है। कुछ हाई रिस्क स्ट्रेन होते हैं जैसे कि HPV 16 और 18 हैं, उनसे लगभग 70% महिलाओं में ज़्यादातर HPV 16 और 18 हैं, जिनके कारण की सर्वाइकल कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जो HPV टेस्ट करते हैं मेनली HPV 16 और 18 जीनोटाइप के लिए करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि HPV और भी बहुत तरीके के होते हैं, तो HPV से सर्वाइकल कैंसर तो हम जानते हैं कि आपने बताया 16-80 से 70% होते हैं। बाकी के जो HPV हैं वो क्या करा सकते हैं, जो HPV वायरस जो आपने बताया? देखिए, अदर जो HPV हैं जैसे 6 और 11 हैं, कुछ जो है ये एनोजेनाइटल वॉर्ड्स और इन्फेक्शन करते हैं। तो एक दूसरे जैसे स्ट्रेन से 31, 33 है, 45 है, 52, 58 है, कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग आपने बताया कि हम इसको 2 पार्ट्स में बांट लेते हैं कि एक तो HPV स्क्रीन होती है और एक जो है आपका बिल्कुल साइटोलॉजी जो होती है।
और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर ललिता। आप सुनते रहिएगा हिंट रेडियो 90.4 और हम बात कर रहे हैं आज सर्वाइकल कैंसर पर। नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं ओनली एंड ओनली आपके शो पर हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पर। हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर ललिता सिंघल। मैडम, आप बहुत बहुत फिर से स्वागत है। ये बताइए कि ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए कराना चाहिए या अनमैरिड भी करा सकते हैं, और किन किन लोगों में कराना चाहिए पैप स्मीयर? ये यूजुअली हम जो स्क्रीनिंग है रिकमेंड करते हैं 20 साल के ऊपर स्टार्ट कर देना चाहिए। 20 से 25 साल तक की उम्र में पैप स्मीयर रिकमेंड करते हैं, जो हर 3 साल में रिपीट करना चाहिए यदि वो नॉर्मल है। 25 से 65 साल तक की महिलाओं में पैप स्मीयर हर 3 साल में रिपीट करते हैं, और यदि पैप स्मीयर प्लस HPV टेस्ट को टेस्ट जिसे कहते हैं कर रहे हैं तो वो 5 ईयर में रिपीट करना चाहिए। 65 साल के ऊपर यदि पुराना आपके 2 स्मीयर नेगेटिव है लास्ट 10 ईयर के, तो आगे 65 साल के ऊपर यूजुअली स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि कोई स्मीयर आपका एबनॉर्मल आ रहा है तो उसमें फर्दर स्क्रीनिंग कंटिन्यू करना चाहिए। जी, और अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपका एबनॉर्मल आ रहा है। आपके डॉक्टर खुद ही बता देंगे कि आपको किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और ये आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई कि सिर्फ मैरिड लोगों को नहीं, जो भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, क्योंकि बेसिकली जो HPV वायरस का जो संक्रमण होता है जिस पे हम आगे बात करेंगे वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है ना डॉक्टर साहब। और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर ललिता। आप सुनते रहिएगा हिंट रेडियो 90.4 और हम बात कर रहे हैं आज सर्वाइकल कैंसर पर। नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं ओनली एंड ओनली आपके शो पर हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पर। हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर ललिता सिंघल। मैडम, आप बहुत बहुत फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताइए। कल कैंसर के लिए अभी जो अवेलेबल है HPV वैक्सीनेशन एक है गार्डेसिल जी, जो एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है जिसमें HPV 16, 18, 6 एंड 11 है जी। एक है नैनोवैलेंट वैक्सीन जिसमें 9 स्ट्रेन ऑफ HPV वायरस है, जैसे कि 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 एंड 58 जी। अभी रिसेंटली इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन लॉन्च किया है, दैट इज सर्वाविक जी, जो ये इंडियन वैक्सीन है जी। यह एक टेट्रावैलेंट वैक्सीन है, इसमें HPV 16, 18, 6 एंड 11 स्ट्रेन अवेलेबल है जी। डॉक्टर साहब, वैक्सीन आखिर वर्क कैसे करती है? इसमें आप ये श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं कि वैक्सीन लगाना क्यों ज़रूरी है। जो आजकल की जो बच्चियां हैं स्पेशली उनको 9 to 11 ईयर्स में जो हम लगा रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, HPV वैक्सीन भी उसी तरह से काम करती है जैसे कि दूसरे वैक्सीन काम करते हैं जो हम बच्चों में वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है। जब हमारे शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी खुद नेचुरल इम्यूनिटी क्रिएट करती है उसके लिए। बट जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो वो इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है और इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है जी। तो जब कोई वायरल इन्फेक्शन बॉडी में आएगा और आपकी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रॉन्ग है तो उस इम्यूनिटी से वो इन्फेक्शन जल्दी क्लियर होगा और वो इन्फेक्शन क्लियर करने में हेल्प करेंगे जी जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या शेड्यूल है वैक्सीनेशन का? कितने कितने अंतर पर, कितने कितने महीनों के अंतर पर ये लगाई जाती है? यस, देखिए, जो मोस्ट रिकमेंडेड एज है 9 to 14 ईयर एडोलिसेंट गर्ल्स जी। इसमें 2 वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, 0 एंड 6 मंथ जी। 15 ईयर टू 26 ईयर 3 वैक्सीन रिकमेंड करते हैं, 0 to 2nd मंथ एंड 6 मंथ जी। कॉमन जो अनमैरिड एडोलिसेंट गर्ल्स जी, ये अबाउट 26 अप टू द 45 ईयर तक हम यूज कर सकते हैं। उसमें हम 3 वैक्सीन रिकमेंड करते हैं जी। और ये मैरिड फीमेल्स को भी दे सकते हैं, यूजुअली 3 वैक्सीन इसमें रिकमेंड करते हैं जी। तो आपका मतलब सीधा साधा हम श्रोताओं को ये बताएं कि जो 15 साल से कम की जो बच्चियां हैं उनके लिए 2 डोजेज हैं वैक्सीन की, और बाकी 15 ईयर से अबव जो है वो 3 डोजेज लगती हैं। और जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, पुअर इम्यूनिटी है, उनको भी 3 वैक्सीन रिकमेंडेड करते हैं। 3 वैक्सीन। और कब कब किस किस अंतर पे लगती है डॉक्टर साहब? जो 3 वैक्सीन है वो 0 जैसे 2nd मंथ एंड 6 मंथ, और जो 2 वैक्सीन है 0 एंड 6 मंथ जी।
तो 2 डोजेस 0 and 6 months और 3 डोजेस जो है 0, 2 और 6 months। थैंक यू। अभी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी। WHO ने रिसेंटली रिकमेंड किया है सिंगल डोज वैक्सीनेशन जी। उसका मुख्य कारण ये है कि जो सर्वाइकल कैंसर है निम्न और मध्यम वर्गीय महिलाओं में ज़्यादा हो रहा है जी। जहाँ पर एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से HPV वैक्सीनेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है, 1-2% है जी। दूसरा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा रहती है। तो सिंगल डोज वैक्सीनेशन रिकमेंड किया है, वो भी इक्वली इफेक्टिव है 2 डोज के। तो एटलीस्ट मैक्सिमम गर्ल्स का कवरेज हो सके तो एटलीस्ट सिंगल डोज अवश्य लगवाना। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि एटलीस्ट 2 नहीं तो 1 वैक्सीन का डोज तो लगा ही लें। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हेल्थ टॉक्स और मैं हूं डॉक्टर वानी और हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर ललिता सिंघल और आपको खूब सारी जानकारी और देंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पर और हमारी गेस्ट आज हैं डॉक्टर ललिता सिंघल। डॉक्टर ललिता सिंघल, अब आप ये बताइए कि हम ये जो आपने वैक्सीन बताई, क्या ये वैक्सीन को हम जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं या प्रेगनेंसी में, क्या ये दे सकते हैं? देखिए प्रेगनेंसी में तो रिकमेंड नहीं करते हैं, बट हाँ ब्रेस्ट फीडिंग में HPV वैक्सीन दिया जा सकता है जी। और ये कि पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद इसको दे सकते हैं, पोस्टपार्टम दे सकते हैं। और क्या ये HPV का जो इन्फेक्शन हम बता रहे हैं जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर का, क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है? देखिए HPV वायरस इन्फेक्शन का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो HPV इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि अगर HPV इन्फेक्शन हो गया तो सभी महिलाओं में कैंसर होगा ही होगा जी जी, ये एक भ्रांति है। ओवर द लाइफ टाइम पीरियड में लगभग 70 to 80% महिलाएं हैं जिनमें HPV इन्फेक्शन कभी न कभी होता है। करेक्ट। जब HPV इन्फेक्शन होता है तो अराउंड 1 to 2 ईयर में अपनी इम्यूनिटी से वो सेल्फ क्लियर हो जाता है जी। कुछ केसेस में 10-15% केसेस में वो परसिस्ट करता है जो यूजुअली सेल के अंदर ही रहता है, ब्लड में नहीं जाता है। जो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 10-15 ईयर 20 ईयर में वो सेल्स में चेंजेस और बदलाव लाना शुरू करते हैं जी। तो धीरे धीरे काफ़ी इट टेक्स टाइम टू चेंज द नॉर्मल सेल्स टू बिकम एबनॉर्मल सेल्स जी जी। और इसीलिए स्क्रीनिंग बहुत कारगर है इसमें कि हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा सेल एबनॉर्मल हो रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो HPV इन्फेक्शन है यदि किसी मदर को है तो क्या वो अपने बच्चे को ट्रांसमिट कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ? जब नॉर्मल डिलीवरी है तो बिकॉज HPV इन्फेक्शन जो है एक तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी स्प्रेड होता है। तो यदि ऑलरेडी मदर इन्फेक्टेड है और वजाइना और सर्वाइकल में HPV इन्फेक्शन है तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है जी। तो अभी तो हमने एक थोड़ा सा ऊपर से देखा कि ये सर्वाइकल कैंसर के क्या कॉजेज़ हैं, किन किन लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है, किस किस चीज़ों से होता है, और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर ललिता। आप सुनते रहिएगा हिंट रेडियो 90.4 और हम बात कर रहे हैं आज सर्वाइकल कैंसर पर। नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं ओनली एंड ओनली आपके शो पर हेल्थ टॉक्स और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पर। हमारी आज की गेस्ट हैं डॉक्टर ललिता सिंघल। मैडम आप फिर से स्वागत है। अब आप बताइए कि सर्वाइकल कैंसर की क्या क्या अमूमन तौर पर स्टेजेस होती हैं और किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है, क्या मोडालिटी है इसकी ट्रीटमेंट की? देखिए सर्वाइकल कैंसर की मेनली 4 स्टेजेज होती है जी। एक 4 इन अपार्ट फ्रॉम दिस एक स्टेज 0 जिसको कहते हैं प्री कैंसरस स्टेज जी, जब कैंसर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता। करेक्ट। तो बेसिकली जब हम स्क्रीनिंग रिकमेंड करते हैं तो उसमें हम प्री कैंसरस स्टेज को ही डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी अभी कैंसर नहीं बना है और पहले से कुछ बनने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसको पहले से ही डिटेक्ट करें जी। स्टेज 0 जो प्री कैंसरस स्टेज है 100% क्योरेबल है उसका ट्रीटमेंट जी। स्टेज 1 जो जब कैंसर डेवलप होना शुरू होता है सर्विक्स तक लिमिटेड रहता है जी। स्टेज 2 में धीरे धीरे वो आसपास के एरिया में बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि अपर पार्ट ऑफ वजाइना में चला जाएगा या आसपास के कुछ टिश्यूज में चला जाता है। स्टेज 3 में धीरे धीरे वो साइड की वॉल्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। आगे की तरफ जो पेशाब की थैली है वहाँ से एबट करना है या पीछे की तरफ जो लैट्रिन का रास्ता है वहाँ पर स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। करेक्ट। स्टेज 4
कि अर्ली स्टेज में है कि जो पेशाब की थैली है उसका इन्वॉल्वमेंट है, या रेक्टम जो लेटरिन का रास्ता है वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है जी। और दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, जैसे कि पेट में है, लीवर के अंदर है, लंग्स में है, हड्डियों में है, फैलना शुरू हो जाता है। जी जी। देखिए स्टेज वाइज ट्रीटमेंट में बताऊंगी आपको। स्टेज 1 जो बहुत ही अर्ली स्टेज होता है, आप पहले स्टेज 0 का बताइए डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि वो ट्रीटेबल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी जो है हमारे जो श्रोता हैं वो समझ सकेंगे कि क्या डिफरेंस है। जी। देखिए स्टेज 0 जो प्री कैंसरस स्टेज, जी, उसमें बहुत कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, जैसे कि लोकली जो एबनॉर्मल सेल्स है उनको वहीं पर डैमेज करते हैं। जी। क्रायोथेरेपी है या लेजर थेरेपी है, या कुछ पार्ट में जो एबनॉर्मल एरिया है उस पार्ट को वहाँ से निकाल दें, उसको कहते हैं कोनाइजेशन है, या लूप इलेक्ट्रिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि उस एरिया को, छोटे एरिया को वहाँ से निकाल दिया जाता है। जी। और कुछ जैसे कि जो मैं समझ रही हूँ डॉक्टर साहब कि वो अभी फैला नहीं है, तो उतने ही एरिया को एक नॉर्मल टिश्यू के साथ आप निकाल देंगे, है ना? हाँ। स्टेज 1 में जैसे कि बहुत ही यंग फीमेल है और जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, जो अपना फर्टिलिटी अभी प्रिजर्व करना चाहती है, यूट्रस नहीं निकलवाना चाहती है, जी, उनके लिए कुछ कंजर्वेटिव सर्जरीज रिकमेंड करते हैं, जैसे कि रेडिकल ट्रैकेक्टोमी। जी। उसमें पार्ट ऑफ सर्विक्स और कुछ पार्ट ऑफ वजाइना और पास के जो टिश्यूज हैं उनको निकाला जाता है। जी। बट ट्रीटमेंट के बाद रेगुलर चेकअप और स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। यदि किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मेलिटी उसमें डिटेक्ट होती है और फैमिली आपकी कंप्लीट हो गई है, तो उस कंडीशन में बेटर है कि आप कंप्लीट सर्जरी करवा लें। जी। सेकेंड स्टेज में जो अर्ली स्टेज है उनमें हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। जी। और स्टेज यूजुअली स्टेज 2 भी ऑनवर्ड जो होते हैं, जिनमें थोड़ा आसपास के टिश्यूज में भी जी कैंसर फैल जाता है, कॉन्करेंट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। जी। इनमें सर्जरी और कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन का इफेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। जी जी। और स्टेज 3 में कॉन्करेंट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन रिकमेंड करते हैं। जो रेडिएशन है, ब्रीफली मैं आपको बता दूं थोड़ा सा रेडिएशन के बारे में। इसमें पहले एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जिसके कहते हैं, बाहर का रेडिएशन दिया जाता है, यूजुअली 5 वीक्स बाहर का ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद इंटरनल रेडिएशन करते हैं, 2 या 3 सेशन जो वीकली होते हैं, उसमें इंटरनल रेडिएशन और ब्रेकीथेरेपी। डॉक्टर साहब थोड़ा सा श्रोताओं को बताएं कि क्या एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल जो आपका जो थेरेपी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो शरीर से बाहर होता है। यस, है ना? जो सोर्स है हमारा रेडिएशन का वो एक्सटर्नल जी, और जो इंटरनल का मतलब है वी यूज्ड बेसिकली जो एप्लीकेटर के थ्रू हम जो सोर्स होता है वो नियर टू सर्विक्स होता है। जी। जो जहाँ पे उसको सिकाई देनी है वो उसके पास वजाइना में आप लगाया जाता है। जी 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 जी। जो स्टेज 4 है उसमें भी यदि स्टेज 4 में और दूसरे ऑर्गन्स में नहीं फैला है जी, वहीं पर है और पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, तो हम कॉन्करेंट कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन दे सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट कीमोथेरेपी और बेस्ट सपोर्टिव केयर रिकमेंड करते हैं। जी श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत बहुत जानकारी मिली होगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये सरप्राइज़ है और डॉक्टर ललिता हमें एक मैसेज देंगी कि हमारे को सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा जा सकता है आप लोगों को। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर वानी, और आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पर और हमारी एक्सपर्ट और हमारी गेस्ट हैं आज डॉक्टर ललिता सिंघल मैम। मैम, आप श्रोताओं के लिए एक मतलब क्या आपका मैसेज है कि सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचा जाए, क्योंकि आप इतना काम करते हैं उसके बारे में, तो आप प्लीज़ अपना मैसेज दीजिए। देखिए, मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है। एक तो सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में इतना ज़्यादा है, बट इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम आरंभिक जांच के द्वारा बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रिवेंटेबल है, तो बिना डरे हुए किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम्स या साइन आपको लगता है तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे सलाह लें और अपनी रेगुलर इंटरवल पे जांच करवाएं। जी। दूसरा, इस HPV वैक्सीन, जैसे कि मैंने बताया
तो सभी एडोलेसेंट गर्ल्स को एटलीस्ट HPV वैक्सीन लगाना चाहिए। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीनेशन पूरी तरह से सेफ है, कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। और अभी तो हमारे पास इंडियन वैक्सीन भी अवेलेबल है जो बहुत ही रीजनेबल है। और बहुत रिसेंटली ही ये वैक्सीनेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगा, तो इसमें मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं हमारी बेनिफिट ले पाएंगे जी। हमारे इंडिया में अभी जो पंजाब है, वहाँ पंजाब स्टेट में ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है जी। तो मैक्सिमम गर्ल्स को ये बेनिफिट हो और एटलीस्ट सिंगल डोज वो इसको लगवाएं। देखिए HPV वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव है। एटलीस्ट ये 98-99% तक सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट करता है जी। तो पूरी तरह से इसके लिए जागरूक रहें। इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है जी। जैसे आपने डॉक्टर ललिता बताया कि इससे डरना नहीं है, तो हम पैप स्मेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं भी अगर पेशेंट्स देखती हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो पेशेंट्स डर जाते हैं कि ये टेस्ट क्यों करा रहे हैं, ये तो मेरा बंधुओं और सखियों, मेरा आपसे ये संदेश है, एक मेरा भी छोटी सी बात सुन लीजिए। जैसे हम स्कूटर चलाते हुए हेलमेट पहनते हैं, गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं, तो आप डरते थोड़ा ना कि एक्सीडेंट हो जाएगा। आप सिर्फ प्रिवेंशन के लिए कि अगर हो गया तो हम बच जाएंगे या हमारे को नुकसान नहीं होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही पैप स्मीयर है, वो देखता है, परेशानी की कोई बात नहीं है, वो पहले ही पता लगा लेता है कि ये पेशेंट जो है गड़बड़ है, इसको आगे ट्रीटमेंट देना चाहिए। और आपने कितनी खूबसूरती के साथ बताया कि स्टेज 0 का भी जो है ट्रीटमेंट है जो कि फुल्ली क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के ऊपर, और आगे बहुत सारे नॉलेजेबल प्रोग्राम हेल्थ के ऊपर आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्ते, जय हिंद।